पता चला था कि आपको कोरोना वायरस हुआ और आपकी बेगम को भी। पहले तो मैं आपसे आपकी सेहत के बारे में भी पूछना चाहूँगी कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और साथ ही मेरा सवाल भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनसब जो सबसे बड़ा मसला है वो मकबूजा कश्मीर का है, और मुकम्मल हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल थी। सर, भारत ये समझता है कि बुरहान वानी जैसे नौजवानों को पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भेजता है या फिर फंडिंग करता है, इस तरह आप सोचते हैं? भारत ये क्यों नहीं समझता जनरल साहब कि बुरहान वानी कोई शख्सियत नहीं है बल्कि एक किरदार है, और जब तक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में मुजालिम जारी रखेगी वहां पे बहुत से बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे। डॉक्टर फिजा, सबसे पहले तो मेरा आपको, आपके पैनलिस्ट को और देखने वालों को नमस्कार। आपने कोरोना के बारे में पूछा। हाँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों कोरोना के शिकार थे। हम अस्पताल में रहे 16-17 दिन। फिर जब नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम घर वापस आ गए हैं। मेडिकली अभी ठीक है, फिजिकली वीकनेस आने में टाइम लगेगा। थैंक यू। अभी आपने देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि दो पड़ोसी मुल्क हैं। समय आएगा जब दोनों अमन से रहेंगे, दोनों में रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, मिल के रहेंगे और मिल के तरक्की करेंगे। ये उम्मीद कब पूरी होगी मुझे नहीं पता। अभी आपने फिर वही बुरहान वानी का, पूरी क्यों नहीं हो पा रही ना? इसमें भारत का आप एक उम्मीद का इजहार किया, आपने एक अच्छी ख्वाहिश का इजहार किया कि पड़ोसी ममालिक को कैसे रहना चाहिए, लेकिन जनरल साहब आप अपनी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट को देखते हैं, नरेंद्र मोदी जब से आपके वजीर आजम है, आप उनकी पॉलिसीज देख रहे हैं, उनके बयानात में इंतशार पाया जाता है। वो हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी की बात करते हैं, बल्कि मुसलमानों को तंग किया जा रहा है भारत में, फिर वो अपना रवैया क्यों नहीं तब्दील करते? डॉक्टर फिजा, अगर आप प्रेजुडिस, पक्षपात का चश्मा पहन के सरहद के पार देखोगे तो आपको हर चीज नेगेटिव नजर आएगी। भारत पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं सोचता। जिस नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हो, वो तो पॉलिटिकल रिस्क लेके लाहौर भी आए थे, लेकिन मिला क्या, एक हफ्ते में पठानकोट अटैक हुआ, उसके बाद उड़ी हुआ। तो ये अगर आप इम्पार्शियली चीजों को देखें तो आपको लगेगा आप अच्छा, आप जो कह रहे हैं पॉलिटिकल रिस्क लेकर लाहौर आए थे, क्या मसाइल के हल पर बातचीत करने आए थे? क्या कोई बहुत बड़ा जो मसाइल थे पाकिस्तान भारत के उस पर डिस्कशन करने के लिए आए थे? मसला कश्मीर के हवाले से टेबल टॉक करने के लिए आए थे? क्या करने आए थे, जरा ये भी बता। अगर आपकी बात मानी जाए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं तो पहली बात तो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान में क्यों आएंगे? वो आए थे क्योंकि उनका मन साफ था। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्यों आए थे बताएं ना। अच्छा, मलिहा क्यों आए थे इनके वजीर आजम? ठीक है, मैं मलिहा की तरफ। मलिहा क्यों आए थे? क्या वाकई वो जो सवाल मैं पूछ रही हूँ कि मसला कश्मीर पे बात करने आए थे, या पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान सरहद पे हम देखते हैं कशीदगी, उसको हल करने के लिए आए थे, या कहने आए थे कि आइंदा हम लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे? क्या करने आए थे, जरा याद करवाएं ना। उनके बीच में क्या बातचीत हुई ये तो या तो नरेंद्र मोदी जानते हैं या चलिए मलिहा जनरल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आते हैं, दोबारा मौका दे। मलिहा, एक तो बहुत खुशी की बात है कि आप सेहतयाब हुए, अल्लाह ताला आपको और आपकी अहलिया को सेहतयाब करे और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस अजाब को खत्म करे। मैं सबसे पहले ये बताती चलूं कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब की मौज लगी हुई थी ना पहले, कि वो जो चक्कर लगाने आए, वो कोई कश्मीर के लिए, पाकिस्तान और भारत की आपस की दोस्ती सुलह बढ़ाने के लिए नहीं आए थे। बिल्कुल, वो तो सिर्फ अपनी जाती हैसियत में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आए थे। गुलाबी पगड़ी पहन के उनको एक जाती हैसियत में बुलाया गया और वो आए। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान की, अगर आप देखें ना, पाकिस्तानी अवाम का जो सेंटिमेंट इस बारे में पाया जाता है, तो पाकिस्तानी अवाम का नैरेटिव उस वक्त भी वही था जो आज इमरान खान का है, और आज भी वही है जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का है। और वो ये है कि हमारी मोदी साहब से जाती हैसियत में कोई दोस्ती नहीं हो सकती अनलेस वो कश्मीरियों को इंसान समझना शुरू करें और उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू करें। और जहां तक आपने से बात की कि दोस्ती और लड़ाई की, आप चाहते हैं कि अमन कायम हो और लड़ाई खत्म हो पाकिस्तान और भारत में, तो मैं वाजे करना चाहती हूँ कि जिस वक्त अभिनंदन आए थे और आकर वो पकड़े गए और उन्होंने फिर एतराफ भी किया कि टी टेस्ट फैंटास्टिक, तो उस वक्त पाकिस्तान इखलाकी तौर पर, अगर आप मॉरल ग्राउंड देखें ना, उस वक्त पाकिस्तान का बहुत हायर था एज कम्पेयर टू इंडिया। कि उस वक्त मोदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो बातें थी, वो बहुत एग्रेसिव थी। इस सब के बावजूद
पाकिस्तान की रियासत में पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें इंसानियत को ऊपर रखना है, हमें दुश्मनी को ऊपर नहीं रखना। बावजूद इसके कि इस शख्स ने हमारी बाउंड्री क्रॉस की है, एक गलत काम किया है, इसने एक सरहद को ब्रीच किया है और पाकिस्तान ने उस वक्त वाज़ेह तौर पर एक अमन का पैगाम दिया। और दिलचस्प बात यह है सर कि आपकी तरह के बहुत से लोग भारत में मौजूद हैं जो लड़ाई नहीं चाहते, जो अमन चाहते हैं। तो उन्होंने भी मोदी साहब, अच्छा थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगी मलिहा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आपने बड़ा अच्छा एक जुमला बोला कि जनरल साहब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी अमन चाहते हैं। जनरल साहब आपने भी मुझे गुफ्तगू के दौरान बोला कि जी आपको कुछ कोई चीज़ पॉजिटिव नजर नहीं आएगी, आपको नेगेटिविटी नजर आएगी भारत में। तो अब आपकी पॉजिटिविटी, आपके बिहेवियर की पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। तो देखिए मलिहा ने भी आपकी तारीफ की और मैं भी आपकी तारीफ करूंगी कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप जैसी पॉजिटिव मेंटालिटी वाले लोग इंडिया में हैं। लेकिन जो डोमिनेटिंग हैं वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी रखने वाले हैं। क्यों शरलेंद्र सिंह? आरएसएस और बीजेपी। कर्नल साहब देखिए मैं आपको सही कह रही हूँ मैं? बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आप लोगों ने बात करी अभी अमन से रिलेटेड। कौन कहता है हमारे बीच में अमन नहीं है? जी मैं मिलना चाहता हूँ उस आदमी से, किसके बीच में आप बात कर रहे हैं? आप एक मिनट, आप नहीं आप जरा दोबारा वजाहत कीजिए अपने जुमले की, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ भारत के नाम की बात कर रहे हैं, किसको भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं दिखता? क्योंकि जो सर ने बोला है, जो चश्मा बोला है, अगर चश्मा दोनों नरेंद्र मोदी को आपके वजीर आजम नहीं देखिए मैं आपको चश्मा हमें मेरे मेहमान आपको जवाब मुनीब से जवाब लूंगी। देखिए मलिहा जी, मैंने एक शब्द नहीं बोला जब आप बोल रही थी, तो मेरे ख्याल अपनी बात ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है कर्नल साहब, हम आपकी बात सुनेंगे। ठीक है मलिहा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, मुनीब मैं आपसे भी जवाब लूंगी। जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी कर्नल साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पर बुलाया। मेरी शुभकामनाएं पूरे पाकिस्तान के साथ कि वो शांति से रहे, सुखी रहे। जहां तक अमन का जो मैं डिबेट कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता अमन किसको नहीं दिख रहा। जो आपके भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है, ये अमन नहीं है? आप और हम बात कर रहे हैं इस समय, यह अमन नहीं है? हम सोशली एक दूसरे के साथ 100 चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, ये अमन नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात कि वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उससे भी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये अमन नहीं है तो क्या है? आपने अभी कहा, एक मिनट, आपने अभी कहा कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट आपके एयर स्पेस में आ गया। पूरी दुनिया जानती है, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप एक दूसरे की एयर स्पेस वायलेट करते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है और इसके बेसिस पर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। हम दोनों देशों ने तो नहीं लड़ी। समझ में आई बात? पाकिस्तान को भी समझ आई, हिंदुस्तान को भी समझ आई कि ये सिर्फ टेरर स्ट्राइक के अगेंस्ट है, ये सिर्फ वो टेरर कैंप के अगेंस्ट है। आपने कहा कि हमने लड़ाई तो नहीं लड़ी, कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुलेआम धमकियां लगाते रहे। मुनीब कादिर, जहां तक मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी साहब तो खुलेआम धमकियां लगाते रहे थे और हर वक्त वो इस तरह ही लगता था कि जिससे उनके सर पर सिर्फ और सिर्फ ये जंगी जुनून सवार है कि किसी तरह पाकिस्तान में हमला कर दिया जाए। जबकि हमारे पार्लियामेंट में हमारे वज़ीर आज़म से लेकर तमाम, अगर मैं मिनिस्टर्स की बात करूं, बहुत अच्छा किरदार, शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बहुत अच्छा किरदार। मुनीब, बाकी आप जरा वाज़ेह करें कि हमने बार बार अमन की बात की, हमने बार बार ये बताया कि जंगें शुरू होना आसान हो सकता है लेकिन एटमी पावर्स के लिए फिर उसको खत्म करना फिर आप में से किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता कि हालात को काबू कैसे किया जाएगा। जी मुनीब, बाकी आप जरा याद करवाइए शरलेंद्र साहब को। जी, ये जो भारत से हमारे मेहमान हैं, इनके ये जो सेंटिमेंट्स हैं, एहसासात हैं, इनकी जो भावनाएं हैं कि हम लोगों को अमन चाहिए एक दूसरे के साथ, हमने एक दूसरे के साथ सुलह करनी है, दोस्ती करनी, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा है कि क्योंकि हम इस न्यूज चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत अमन है। तो मुझे ये बताएं कि न्यूज चैनल के ऊपर तो आपके मोदी आने देते हैं आपको हमारे साथ डिबेट करने के लिए, बल्कि आपके जो से ये अनब गोस्वामी वगैरह भी हैं, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मेहमानों को डिबेट करने के लिए, लड़ने के लिए तो वो बुलाते रहते हैं न्यूज चैनल पे। लेकिन जब पाकिस्तानी फनकार और मौसीकार जब वो इंडियन फनकारों के साथ मिलकर सिर्फ इंस्टाग्राम लाइव वीडियोज ही कर रहे थे तो उसके ऊपर बैन क्यों लगा दिया नरेंद्र मोदी ने? ये अभी अली सेठी जो हमारे सिंगर हैं और आपके बहुत सारे सिंगर, विशाल भारद्वाज आपके उधर फिल्म डायरेक्टर हैं, रेखा भारद्वाज, वो मिलकर सिर्फ सिंगिंग सेशंस रख रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो उनको नोटिस आ गया मोदी की तरफ से
कि आप लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के साथ मिलकर इंस्टाग्राम लाइव सेशंस भी नहीं कर सकते, पर टेलीविजन पे जरूर लड़ सकते हो, वो ठीक है। तो फिर तो कौन है जो इसमें ये भी ऐड कर देना कि हमारे बहुत से जो आर्टिस्ट जो वहाँ पे काम करने गए थे, मुझे याद है उनको धमकियां दी गई थी कि वो भारत में काम नहीं कर सकते। टैलेंट की भी कुछ सरहद होती है क्या? इन्होंने तो टैलेंट की सरहदें भी कायम कर दी। जी, और फिर दूसरी बात भी मैं करना चाहता हूँ, इन्होंने ये कहा कि देखें कोई जंग तो नहीं हुई, कोई कुछ तो नहीं हुआ। जब आप किसी टेरिटरी पर जाते हो, किसी सरहद को पार करते हो, तो वो एग्रेशन होती है। जी, इन्होंने ये कहा। मैं आपको ये बता दूं, बालाकोट स्ट्राइक किसने करने की कोशिश की थी? भारतीय सेना ने। उस जंग को किसने रोका? अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया, सारा कुछ हुआ, लेकिन कोई उसके अंदर वेंजेंस नहीं थी, कोई विशसनेस नहीं थी। पाकिस्तान ने अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस लौटाया, और अभिनंदन ने पाकिस्तान के हमारे जितने भी फौज के रवैये कितनी तारीफ की जाकर। आप ये कुछ भी कह लें जी, मैंने कहा अभिनंदन ने पाकिस्तानियों के रवैये की कितनी तारीफ की कि उसको कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया पाकिस्तान। बिल्कुल। और उन्होंने अभी आप उसको भी छोड़ें, ये कुलभूषण जाधव, हम तो कुलभूषण जाधव को भी हक दे रहे हैं कि तुमने रिव्यू अगर करना है आईसीजे जजमेंट के मुताबिक तो तुम कर लो। वो तो उसने चॉइस एक्सरसाइज की है कि उसने रिव्यू पिटिशन कोर्ट की नहीं इन्वोक करनी, पर पाकिस्तान ने अपनी सारी ड्यूटी पूरी की है आईसीजे जजमेंट के मुताबिक। और मैं एक और बात ऐड कर दूं कि आईसीजे ने कुलभूषण के हवाले से ये कहा था कि जो कन्विक्शन हुई थी कुलभूषण जाधव की वो बिल्कुल ठीक थी और उसका पाकिस्तान को पूरा हक, पूरा अधिकार था। तो हम अमन पसंद हैं और मुझे इसी बात का फख्र है कि हम अमन पसंद हैं। आप भी उसको रेसिप्रोकेट कीजिए प्लीज। ठीक है जनरल साहब, जनरल राज कादियान साहब आपकी तरफ आना चाहोगे। जनरल साहब, आप हमेशा अमन की बात करते हैं, शांति